सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वह दस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूँ उससे पहले कल संडे था और कल मैंने जो सीरीज़ शुरू की थी कुछ लोगों ने देखी भी होगी, तो फिर उस कहानी को बाद में डिलीट करना पड़ गया और कई लोग पूछ भी रहे थे कि क्या हुआ, वीडियो कहाँ गया। कई लोग जान भी नहीं पाए कि वीडियो आया भी था या नहीं। तो दरअसल जो कैमरे की क्वालिटी है 2-3 दिनों से अगर आप देख रहे होंगे तो थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है, क्योंकि मैंने कैमरा परचेज़ किया उस पर शिफ्ट हुआ हूँ। तो उस वजह से जो वीडियो की साइज़ है, यानी जो पहले 1 या 2 GB की होती थी वो बढ़ के अभी 10 GB के ऊपर पहुँच गई। तो 8 बजे तक मैंने शूट किया। शूट करने के बाद फिर जो अपलोड करने की बारी हुई, लाइव करने की बारी हुई, तो फिर इंटरनेट उस हिसाब से पर्याप्त था नहीं कि जो वीडियो है उसको सही से अपलोड करवा दे। इसलिए वीडियो अपलोड होते होते ही लगभग मान के चलिए कि 10:30 बज चुके थे। कई लोग ऐसे थे जो सो भी चुके थे और उसका टाइटल टैग ये सारी चीज़ें गड़बड़ भी हो गई। तो फिर मुझे लगा कि अब इस वीडियो को डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि सही जगह ये वीडियो पहुंच नहीं रहा। तो उस वीडियो को कभी और अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग देख लें। अब आज की कहानी का रुख करते हैं। और आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी में एक आदमी है जिसका कत्ल होता है। जो कातिल था उसे लग रहा था कि उसने कत्ल कर दिया, लेकिन सामने वाले की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। लेकिन बचने के बावजूद ना वो कोई कंप्लेन दर्ज करवाता है, ना ही कोई FIR, ना ही किसी से कोई शिकायत। यहाँ तक कि जब पुलिस खुद उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ ये हुआ था, तो कहता है कि नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज की कहानी वो कहानी है जिस कहानी के बारे में जब डॉक्टरों को पता चला, खासकर जो इंसानों के ऊपर रिसर्च करते हैं, उनकी भावनाओं को, उनकी सोचने समझने की क्षमता को, जब उन्होंने इस कत्ल के बारे में और इस कत्ल में जो कुछ हुआ, जब उन्होंने इसके बारे में देखा और एक वीडियो था लगातार वायरल हो रहा था, तो उस वीडियो को जब देखा तो देखने के बाद जो डॉक्टर्स थे उनके भी एक तरह से होश फाख्ता हो गए कि ऐसा तो मेडिकल साइंस में या फिर ह्यूमन नेचर में पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इंसान ऐसा कर दे। ऐसी मिसाल आज तक बहुत कम देखने को मिली है। इस कहानी में भी एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें ना कोई कंप्लेन, ना कोई FIR। सोशल मीडिया ही एक ऐसा हथियार बना जिसने इस पूरी घटना का खुलासा किया। तो अब सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है कर्नाटक का एक ज़िला है कोलार, और इसी कोलार ज़िले में एक थाना लगता है केंचरलाहल्ली थाना। बात इसी साल के इसी जून महीने की है। इसी महीने की अभी जो पिछला हफ्ता बीता इसी पिछले हफ्ते की है। दरअसल इसी केंचरलाहल्ली थाने में लगभग दोपहर का वक्त रहा होगा। सारे पुलिस वाले, गर्मी थी तो परेशान भी थे, आराम से बैठे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। कोई गप्पे लड़ा रहा था, कोई सोशल मीडिया चला रहा था, कोई फेसबुक देख रहा था, कोई व्हाट्सअप चला रहा था, यानी बस टाइम पास हो रहा था उस थाने में। लेकिन इसी बीच एक सिपाही था, उसके मोबाइल फ़ोन पे व्हाट्सअप पे एक वीडियो आता है। अब जैसे ही वीडियो आता है तो वीडियो देखने के बाद वो सिपाही जो था हैरान भी होता है, चौंकता भी है, साथ ही भाग के जाता है अपने थानेदार को वो वीडियो दिखाने। अब थानेदार साहब जो थे वो भी वीडियो देखते हैं। देखने के बाद वो भी एकदम स्तब्ध कि ये कैसा वीडियो है, कहीं किसी मूवी का हिस्सा तो नहीं है या फिर जानबूझ के इसको ऐसा बनाया गया है, क्योंकि ऐसी चीज़ें रियल लाइफ में तो पॉसिबल नहीं। अब देखते ही देखते उस वीडियो को पूरे थाने भर के जितने लोग थे, चाहे वो कैदी रहे हों, चाहे वो पुलिस वाले रहे हों, सारे लोग देखते हैं। अब देखते हैं, आपस में सोचते हैं कि ये वीडियो असली है या फिर फेक है, कहाँ का है, कहाँ से आया है। ये तमाम चीज़ें आपस में बातचीत कर ही रहे थे। तभी कहीं ना कहीं से उन्हें खबर लगती है कि ये वीडियो तो असली है और ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा, और ये वीडियो कहीं और का नहीं है, उनके ही थाने क्षेत्र का है। अब जैसे ही ये चीज़ आपस में वो लोग सुनते हैं, तो सुनने के बाद एक तरह से अगर कायदे से कहें तो जो पुलिस वाले थे वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि इस वीडियो में एक शख्स था जो बाकायदा एक इंसान को ज़मीन पे लेटाया हुआ था, उसको मारता है थोड़ी देर तक। अब यहाँ तक तो नॉर्मल था, लेकिन थोड़ी देर बाद एक चाकू निकालता है। निकालने के बाद उस शख्स के गले पे वो चाकू चला देता है। अब कायदे से अगर आज की दुनिया की बात करें तो यहाँ तक भी नॉर्मल था, लेकिन इसके बाद जब चाकू चला देता है और खून निकलने लगता है गले से, तो फिर बाकायदा मुंह लगा के उस खून को जो कातिल था, यानी जिसने चाकू चलाया था, वो खून को पीने लगता है। अब ऐसी चीज़ें आज तक तो कभी हुई नहीं कि कातिल हो, बाकायदा वीडियो बन रहा हो, वीडियो कैमरा ऑन हो, सामने वाला एक शख्स तड़प रहा हो, दर्द से कराह रहा हो, चिल्ला रहा हो,
पहले तो ये बाकायदा मारता है, मारने के बाद फिर उसके गले पे चाकू चलाता है, चाकू चलाने के बाद फिर खून पीता है। वो खून पी रहा है, इधर जिसको ये चाकू लगा है वो तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, मदद की गुहार लगा रहा है, हाथ पाँव चला रहा है। लेकिन ये जो शख्स था कुछ देर तक उसका खून पीता है, पीने के बाद फिर वीडियो पॉज करने का इशारा देता है, उसके बाद ये वीडियो फिर वायरल। तो पुलिस वाले अब ये चीज़ जब देखते हैं, साथ ही जब उन्हें ये पता चला कि ये मामला उनके थाने क्षेत्र का है, तो जाके कहीं ना कहीं पुलिस वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। उन्हें एक बार को यकीन नहीं हो रहा था कि ये जो शख्स है कहीं कोई सीरियल किलर तो नहीं, या फिर ये कोई आदमखोर तो नहीं। ये क्या मामला है, कैसा मामला है? अच्छा, अगर ऐसी चीज़ हुई है, किसी के गले पे ऐसी चाकू चलाई गई, अगर ये वीडियो वायरल हो रहा है, तो कई दिनों से हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये घटना भी कई दिनों पुरानी होगी। तो अगर उनके थाना क्षेत्र में ऐसी घटना घटी है तो कोई कंप्लेन क्यों नहीं दर्ज हुई? तमाम तरह के सवाल थे जो पुलिस वालों के जहन में आ रहे थे। पहला है कि ये वीडियो असली है कि नहीं। चलो मान लिया कि कई लोग कह रहे हैं कि वीडियो असली है, तो फिर दूसरा सवाल ये है कि जो कातिल है वो कहाँ है? और तीसरा जो सवाल और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी का कत्ल हुआ है तो फिर उसके घर वालों ने, उसके परिजनों ने कंप्लेन क्यों नहीं दर्ज करवाई? अगर ये हो सकता है कि ये जो मरने वाला है इसका कोई सगा ना हो, इसको कोई जानने पहचानने वाला ना हो, या फिर घर वालों को पता ना हो, तो कम से कम अब तक कहीं से किसी लाश के मिलने की खबर तो आ जानी चाहिए थी। अब ये तमाम सवाल थे जो पुलिस वालों को परेशान कर रहे थे। जवाब के नाम पे और सबूत के नाम पे महज बस वो वीडियो, पुलिस वाले अब इस वीडियो को आधार बनाते हैं। बनाने के साथ साथ अपने आसपास के इलाकों में पता करते हैं कि भैया इस जैसा दिखने वाला कौन है। काफ़ी देर तक कड़ी मशक्क़त करते हैं, एक एक गांव में जाते हैं, छानबीन करते हैं, एक एक गांव के जो परिचित थे पुलिस वालों के उनसे भी पूछताछ करते हैं कि कौन है, कैसा है, इस शख्स को कोई जानता है कि नहीं। तो कई दिनों तक, मान के चलिए 1 या 2 दिन तक जब पुलिस वाले कड़ी मेहनत करते हैं, तो फिर अंत में जो वीडियो में दिख रहा शख्स था, यानी जो चाकू चला रहा था, उसकी पहचान हो जाती है। अब जैसे ही उसकी पहचान हुई, साथ ही फिर पता करते हैं कि जिसके ऊपर चाकू चली वो कौन था। कम से कम उसकी बॉडी खोज लें, कातिल भी मिलना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ लाश का भी मिलना ज़रूरी है, लाश के घर वालों का मिलना ज़रूरी है, क्योंकि FIR कंप्लेन तो वही दर्ज करवाएंगे ताकि इस मामले को आगे कोर्ट तक ले जाया जाए। इसीलिए पुलिस वाले अब 2 अलग अलग टीमों में बंटते हैं। जो मारने वाला था उसके बारे में पता करते हैं, साथ ही जिसके ऊपर चाकू चला था उसके बारे में पता करते हैं। तो काफ़ी दिनों तक, जैसे मैंने बताया, उतनी मशक्क़त करने के बाद अंत में इन दोनों का पता चल जाता है। और पता चलता है कि ये दोनों एक जगह है चिंतामढ़ी तालुक, इसी चिंतामढ़ी तालुक के रहने वाले हैं। दोनों एक ही गांव के थे, दोनों अच्छे दोस्त भी थे। अब पुलिस वाले फ़ौरन भाग के गांव में जाते हैं। जाने के बाद जो मारने वाला शख्स था विजय, उसको उठाते हैं। उठाने के बाद जिसके ऊपर चाकू चला था उसके बारे में पता करने लगते हैं कि कहाँ है, उसकी लाश घर वालों को मिली या नहीं मिली। घर वालों को इत्तला कर दें कि कम से कम आपके घर के जो मरने वाले थे मारेश, उनकी लाश फला जगह देखी गई है, यानी उनका कत्ल का एक वीडियो वायरल हुआ है। आप चलिए लाश को खोजते हैं। इसी उम्मीद में कि चलते हैं, घर वालों को बताते हैं। घर वाले दुखी होंगे, उनको सांत्वना देंगे, उनसे कहेंगे कि आप 302 के तहत मुकदमा दर्ज करवाइए। लेकिन जब घर जाते हैं तो घर में जो कुछ देखते हैं उसे देखने के बाद तो पुलिस वालों के एक तरह से हाथ पांव कांप जाते हैं। दरअसल अंदर जब ये लोग आवाज़ देते हैं तो कोई और नहीं, जिसके ऊपर चाकू चला था मारेस, वही घर से निकलता है। अब एक तरफ कातिल भी उसी गांव में है, कहीं भागा नहीं था। एक तरफ जिसके कत्ल का ये लोग एक तरह से मुकदमा दर्ज करने जा रहे थे, एक शख्स जिसको पकड़ के ले गए कत्ल के इल्ज़ाम में, जिसका कत्ल होने का आशंका था, वो तो सामने खड़ा है। उसके गले पे कुछ चोट के निशान थे, गले पे पट्टी बंधी हुई थी। उसको देखते हैं तो फिर हैरान कि भैया ये कंप्लेन क्यों नहीं दर्ज करवा रहा, ये तो स्वस्थ है, और स्वस्थ होने के साथ साथ गांव में इसका कातिल भी है जिसके ऊपर इसने हमला किया था। तो फिर ये मामला क्या है? पुलिस वाले पूरे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता, और फिर मजबूर होके इस मारेस को भी थाने लेके जाते हैं। थाने लेके जाते हैं, जाने के बाद फिर पूछताछ करते हैं। मारेस कहता है कि कुछ नहीं हुआ। उसके बाद पुलिस वाले कहते हैं कि ये वीडियो देखो। वीडियो की बात जैसे होती है तो फिर विजय भी कहता है कुछ नहीं हुआ, ये वीडियो फेक है। लेकिन फिर गले पे चोट का निशान मिलना, इधर कातिल भी कह रहा है, इधर जो जिसके ऊपर हमला हुआ था वो भी कह रहा कि फेक है, लेकिन वीडियो में तो गले को काटते हुए दिखाई दिया जा रहा, गले पे चोट के निशान भी हैं। तो पुलिस वाले अब
अजीब कन्फ्यूजन में कि न ये कुछ बताने को तैयार, न ये कुछ बताने को तैयार। इसलिए पुलिस वाले अब अपना पुलिसिया अंदाज अपनाते हैं। अपनाने के साथ साथ अब दोनों से जब सख्ती से पूछताछ करते हैं तो फिर अंत में जो विजय था वो टूटता है। टूटने के बाद एक कहानी सुनाता है, और इस कहानी के हिसाब से आज से लगभग 30 साल पहले, जब विजय महज 1 या 2 साल का रहा होगा, जो विजय के पिता थे यानी फादर, वो 30 साल पहले आंध्र प्रदेश से आ जाते हैं इसी कोलार ज़िले में। कोलार ज़िले में आते हैं, आने के बाद फिर अपनी रोज़ी रोटी का जुगाड़ लगाते हैं। रोज़ी रोटी के जुगाड़ लगाने के बाद फिर घर वगैरह के भी जुगाड़ लगाते हैं, और इनको एक मकान मिलता है इसी चिंतामढ़ी में। अब चिंतामढ़ी में मकान मिलता है, मिलने के बाद फिर अपने पूरे परिवार के साथ ही यहीं पे जो चिंतामढ़ी था वहाँ पे आके शिफ्ट हो जाते हैं आंध्र प्रदेश से। अब ये शिफ्ट होते हैं, शिफ्ट होने के बाद फिर बाकायदा रोज़ी रोटी के जुगाड़ में कुछ काम धंधा शुरू करते हैं। अलग अलग कामों को करते हैं, उसी से जो पैसे वगैरह मिलते हैं उससे अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं। इधर विजय भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जैसे ही विजय अपनी उम्र को संभालता है यानी 16-17 साल का होता है, तो ये भी अपने पिता के काम में हाथ बटाने लगता है। और कहते हैं कि जो विजय था उसके वजह से जो धंधा था वो काफ़ी अच्छी तरह फला फूला। शुरू इन्होंने कपड़े के व्यापार से किया था, उसके बाद इन्होंने कुछ चीज़ वगैरह का भी बिजनेस किया, कुछ ब्रेड वगैरह का भी बिजनेस किया, साथ ही जो फूड्स ऑयल होते हैं, वेजिटेबल ऑयल, उनका भी धंधा शुरू कर दिया। धंधा काफ़ी बड़ा हो गया, अलग अलग जगहों पे एक्सपोर्ट किया जाने लगा। अब दिन भर ये पिता पुत्र अपने काम में बिजी रहते। बिजी रहने के लिए अलग अलग लोगों से बात करते, अलग अलग ड्राइवर से मिलते, चूँकि कई ड्राइवरों के साथ इनका लेन देन था। ड्राइवर अपनी अपनी गाड़ियों को लेके आते, जहाँ जहाँ सामान लेके जाना होता वहाँ लेके जाते। धंधा काफ़ी अच्छी तरह फलने फूलने लगा। इसी बीच विजय की शादी भी हो गई। अब जब शादी होती है, शादी होने के बाद फिर विजय अपनी पत्नी के साथ बेहद खुश, दिन भर ये काम पे रहता, शाम को वापस आता। वापस आने के बाद फिर अपने पत्नी के साथ टाइम बिताता, उसके बाद फिर खाता पीता, फिर अगले दिन काम पे चला जाता। ये चीज़ें लगातार कई सालों तक चलती रही। अब धीरे धीरे वक्त भी गुजरा, और जैसे लगभग आप मान के चलिए कि 15 साल से लेके अब तक कई चीज़ें बदल चुकी हैं। पहले एक आदमी किसी के लिए गाड़ी चलाता था तो फिर उसी के लिए चलाता था। आज के टाइम में आप किसी गाड़ी को, किसी ऐसी चीज़ को जो किराए पे चलती हो, उसको खोजने जाइए तो आप मान के चलिए कि 1 महीने पहले से तो बुकिंग होती है। अब विजय के धंधे में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। इसको कुछ परमानेंट ऐसे लोग चाहिए थे जो इसके हिसाब से चले, जब जहाँ माल की डिलीवरी देनी हो वहाँ पे लेके जाएं। चूँकि पहले तो ऐसा था कि जो इसके अंडर काम करते थे वो इसी के लिए जाते थे, लेकिन अब ड्राइवर अपने फ़ायदे के हिसाब से अलग अलग जगहों पे जाने लगे हैं। तो फिर ऐसे इंसानों की, ऐसे ड्राइवरों की, गाड़ी मालिकों की ये तलाश करने लगता है। और इसी तलाश के दौरान इसकी मुलाकात होती है उसी गांव के रहने वाले मारेश से। मारेश भी नया नया वही टाटा मैजिक लेके आया था। मारेश को बताता है कि तू मेरी कंपनी के साथ काम कर, जितने भी पैसे तू इधर उधर से कमाएगा उससे ज़्यादा पैसे मैं तुमको ऐसे ही दे दूंगा, तो फिर तुमको इधर उधर भागने का कोई मतलब नहीं है। अब मारेश भी ये सब बात सुनता है, तो सुनने के बाद कहता है कि चलो ठीक है। अब दोनों एक गांव के थे, एक ही जगह के थे, दोस्ती भी अच्छी खासी हो गई। अब रात बिरात, कभी देर रात, कभी सुबह, कहीं कोई भी डिलीवरी हो, जो विजय था सबसे पहले मारेश को फ़ोन करता कि तुम लेके जाओ। कई बार ऐसा होता कि विजय घर पे रहता, बस बताता कि तुम आओ, जहाँ फैक्ट्री है वहाँ की चाबी ले लो, फिर जाना, माल निकाल लेना, गाड़ी पे लोड कर देना, लेके चले जाना। इसी वजह से अब मारेश का घर पे भी आना जाना हो गया। अब मारेश भी अक्सर घर पे आने लगा, और इसी दौरान कई बार ऐसा हुआ कि जो विजय था वो अपने ऑफिस पे रहता और मारेश घर पे आ जाता विजय से मिलने। अब मारेश घर पे आता विजय से मिलने, घर पे सिर्फ विजय की वाइफ मिलती। मारेश को बैठाती, पानी चाहिए, सारी चीज़ें होती, और देखते ही देखते इन दोनों के बीच नज़दीकियाँ आ गई। नज़दीकी बढ़ी, नज़दीकी बढ़ने के साथ साथ दोनों में फ़ोन नंबर एक्सचेंज हुए। नंबर एक्सचेंज होने के बाद अब दोनों में आई थिंक घंटों घंटों बातें होने लगी। अब घंटों घंटों बातें होने लगी, दोनों में उस तरह के संबंध हो गए, और कहीं से इस बात की जो भनक थी वो विजय को लग गई। अब विजय को भनक लगी, भनक लगने के साथ साथ जो विजय था अपनी वाइफ को चेक करता है, उसके फ़ोन को, और चेक करने के बाद जब देखता है कि मारेश के नंबर पे इतनी सारी कॉल, तो जो विजय था वो गुस्सा होता है। गुस्सा होने के साथ साथ अपनी वाइफ को, मारेश को, दोनों को समझाता है
कहता है कि इस काम को बंद कर दो, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, इस वजह से दोस्ती खराब होगी। लेकिन ना तो मारेश मानने को तैयार, ना ही विजय की पत्नी जो थी वो। अब कई बार समझाने के बाद लगातार इन दोनों का जो प्रेम प्रसंग था जब चलता रहा, तो फिर विजय भी एक तरह से खींच जाता है। खींचने के बाद लगातार वार्निंग देता, लगातार डराता धमकाता, लेकिन न पत्नी कुछ सुन रही है, ना मारेश कुछ सुन रहा। तो कहीं ना कहीं जो विजय का गुस्सा था वो बढ़ता चला गया। और इसी बीच 18 तारीख को, जो 18 जून बीता भी, इसी 18 तारीख को जो विजय था, जो अपने फ़ोन में, अपनी पत्नी के फ़ोन में देखता है कि जो मारेश है उसका कॉल आया है, तो कहीं ना कहीं अब उसे लग जाता है कि अब ये दोनों लोग मानने वाले नहीं। इनको समझाना, इनको मनाना इस तरह से है कि मानो अब पत्थर के आगे सर पीट रहे हैं। अब या तो पत्नी को मार देते हैं या फिर जो मारेश है उसको ही मार देते हैं, क्योंकि इस जिल्लत के साथ जीना भी बेकार है। और ये दोनों है कि सुधरने का नाम नहीं लेंगे, और ये चीज़ें छुपाई छुपती नहीं है, गांव भर में बदनामी होगी। तो फिर क्या करें? इस बारे में फिर ये किसी से कह भी नहीं सकता था, क्योंकि हर जगह इसकी बेइज्जती थी। इसलिए फिर अपने कज़िन, जिसका नाम था जॉन बाबू, जो अभी बीकॉम का स्टूडेंट है, उससे ये कांटेक्ट करता है। जॉन बाबू से कांटेक्ट करता है। कांटेक्ट करने के बाद फिर उसको सारा माजरा समझाता है कि कैसे मारेश उसके घर को बर्बाद कर रहा है, कैसे उसको बदनाम कर रहा। अब जॉन बाबू जब ये बात सुनता है तो वो भी गुस्से में आता है, कहता है कि भैया अब इसको मार देते हैं। अब जॉन बाबू को साथ मिला विजय भी एकदम पहले से तैयार। अब यहीं से शुरू होता है मारेश को मारने का एक खौफनाक प्लान। अब प्लान बनता है। प्लान बनने के साथ साथ जो जॉन बाबू है वो मारेश को फोन करता है। फ़ोन करने के बाद कहता है कि काम करो, आओ मिलते हैं। अब मारेश कहता है कि क्या काम? कहता है यार इतने दिन से साथ हो गया, कभी हम लोगों ने जाम नहीं छलकाया, कभी बैठ के पार्टी नहीं की, तो एक काम करो, आओ, मैं बाइक लेके आ रहा हूँ, सवाल जवाब ज़्यादा मत करो, मुझसे मिलो, उसके बाद फिर चलते हैं कहीं पार्टी करते हैं, विजय भैया भी आ रहे हैं। अब ये बात सुनता है तो सुनने के बाद ये खुश होता है कि चलो उसके और विजय के संबंध अच्छे हो जाएंगे। इसीलिए जो मारेश था वो निकलता है अपने घर से। मारेश निकलता है, जो जॉन बाबू था अपनी बाइक पे बैठाता है। बैठाने के बाद जो चिंतामणि तालुक है वहीं पे एक जगह है सिद्धेपल्ली क्रॉस, वहीं पे लेके जाता है। जाने के बाद देखता है कि विजय वहाँ पहले से खड़ा। विजय एकदम आग बबूल है, एकदम तैयार। आसपास देखता है कि कोई नहीं, मामला एकदम सुनसान। लोकेशन पे जिसका कत्ल करना था वो आदमी आ चुका था। अब इससे पहले कि मारेश कुछ समझ पाता, कुछ कह पाता, कोई खबर, कोई बात, जो विजय था वो टूट पड़ता है। अब विजय टूटता है। टूटने के बाद उसके ऊपर हमला करता है। हमला करने के बाद उसको बुरी तरह मारता है। और इसी बीच जो जॉन बाबू था वो अपना फ़ोन निकालता है और बाकायदा वीडियो रिकॉर्ड करता है। अब ऑन द कैमरा जो विजय है वो मारेश को मार रहा, काफ़ी देर तक पीटता है। पीटने के बाद जब मारेश बुरी तरह घायल हो जाता है, तो घायल होने के बाद जो विजय था वो अपनी जेब से एक चाकू निकालता है। चाकू निकालने के बाद कत्ल करने के इरादे से मारेश के गले पे वो चाकू फिरा देता है। अब चाकू फिराता है तो गले से एकदम खून का फव्वारा निकलता है। और जैसे वो फव्वारा निकलता है तो जो विजय था मुंह लगा के ऑन द कैमरा उसके खून को पीने लगता है। पीता है, बाकायदा गाली गलौज करता है और कहता है कि तुम मेरी वाइफ के पीछे इस तरह से पागल थे, मेरे घर को बर्बाद कर दिया, तुम्हारा यही अंजाम होना था। अब लगातार मारेश तड़पता रहा, लगातार विजय खून पीता रहा। 10-15 मिनट तक ये सिलसिला चला। लेकिन फिर जब इनको लगा कि कोई आ जाएगा, फिर इन लोगों ने मारेश को वहीं मरा समझ के छोड़ दिया। छोड़ के वहाँ से 9 तो 11 हो गए और मारेश वहीं पे दर्द से तड़पता रहा। लेकिन मारेश की किस्मत अच्छी थी कि वहीं से कुछ लोग गुजर रहे थे। गुजरने के दौरान फिर वो देखते हैं कि कोई है जिसके गले पे कट लगा है, ताज़ा ताज़ा खून निकल रहा है और अभी भी उसमें जान बाकी है। फिर जैसे तैसे करके वो गमछे वगैरह से खून को रोकते हैं। रोकने के बाद मारेश को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। जाने के बाद फिर उसका इलाज टाइम से हो जाता है और ये बच जाता है। इस पर डॉक्टरों का जो तर्क था बचने का कि जो चाकू था वो थोड़ा छोटा था, तो उस हिसाब से गहरा कट लग नहीं पाया। बहरहाल ये चीज़ें तो समझ में आ गई, लेकिन मारेश का खून विजय ने क्यों पिया, इसके बारे में जब डॉक्टर से पूछा गया तो डॉक्टर भी शॉक थे। क्योंकि गुस्से में आदमी कत्ल कर सकता है, गुस्से में आदमी लाश के कई टुकड़े कर सकता है। अब तो आप लोगों ने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी होंगी कि लाश को ठिकाने के लगाने के लिए भी कोई 72 टुकड़ों में काटता है, तो कोई 35 टुकड़ों में, कोई लाश को कुकर में उबाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन इस तरह से खून का पीना बहुत कम, और ऐसी मिसालें हिंदुस्तान में
एक आध दो सीरियल किलर्स ऐसे रहे, जैसे राजा कलंदर हो गया जिसकी स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी, या फिर एक आध दो और फॉरेनर थे जो सीरियल किलिंग करते थे मांस को खाने के लिए। तो उनकी बातों को अगर आप हटा दीजिए, जैसे निठारी कांड हुआ उसको भी अगर आप हटा दीजिए, तो फिर ऐसा बहुत कम हुआ है कि कोई जिंदा इंसान है उसके गले पे चाकू चलाया गया, उसके बाद फिर उसका खून निकला तो जिंदा इंसान है, उसके बाद उसका खून पिया जा रहा। तो ये चीज़ें मेडिकल साइंस के लिए भी कहीं ना कहीं चौंकाने वाली थी। बहरहाल अब एक तरह से जांच भी होगी विजय की मनोस्थिति के ऊपर कि विजय के दिमाग में क्या चीज़ें चलती हैं। साथ ही जो कुछ सज़ा होगा वो कुछ मिलेगा, लेकिन जो मारेस है वो कंप्लेन इसलिए नहीं लिखा रहा है कि अगर वो कंप्लेन लिखाएगा तो मामला जो है पूरे इलाके में फैलेगा और उसकी बदनामी होगी, क्योंकि किसी शादीशुदा महिला के साथ इस तरह से संबंध में था। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आते हैं परसों के सवाल पे, जो कि कल का सवाल तो बहुत लोगों ने देखा भी नहीं होगा। और परसों मेरा सवाल था कि इनमें से क्या है जो कविता का प्रकार नहीं है। मैंने 4 ऑप्शन भी दिए थे। तो जो सही ऑप्शन है वो था मीनाकारी। मीनाकारी बेसिकली नक्काशी वगैरह के अंतर्गत आता है। और इस सवाल का जो सही जवाब दिया वो है अंशुल जलाउन जी हैं, राजेश सौ जी हैं, आरती मंगोलकर जी हैं, और विरासत जी हैं, और नरबादा सोलंकी जी हैं, और कविता सचदेवा जी हैं, मनमोहन पुन्नी जी हैं, पारुल रस्तोगी जी हैं, नमिता पटनायक जी हैं हैदराबाद से, आदित्य जी हैं, अवंती होरो जी हैं, और फाइंडिंग इंडिया शायद इनके चैनल का नाम है, साहजेब खातून जी हैं, शिवबख्श सिंह जी हैं बाराबंकी से, सत्येंद्र श्रीवास्तव जी हैं, और सचिन कुमार जी हैं। तो आप तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो आप तमाम लोगों को बिल्कुल दिल से शुभकामनाएं। ऐसे ही अपना ज्ञान बढ़ाइए, हम सबका ज्ञान बढ़ाइए। और मैं तो क्वेश्चन ही पूछता हूँ, लेकिन आप लोग में से कई ऐसे होते हैं जो उस क्वेश्चन के इतना डिटेल में आंसर देते हैं कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अब पता चलती हैं, शायद क्वेश्चन पूछने से लेकर आंसर पाने तक नहीं पता थी। और आज का मेरा सवाल, इस सवाल को मैंने कल भी पूछा था, और इस सवाल के माध्यम से मैं कुछ भ्रांतियाँ दूर करना चाह रहा था, इसलिए आज का सवाल आज पूछ रहा हूँ। और बड़ा सिंपल सा सवाल है कि लिंग क्या है। जैसे आपने सुना होगा कि स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है। तो फिर ये लिंग होता क्या है, इस लिंग शब्द का मतलब क्या है? तो अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइएगा। और इसमें एक बड़ा गहरा मैसेज है, इसलिए कल की वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, कम से कम इस मैसेज को जानने के लिए ही। तो इस सवाल का जवाब अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो कल का इंतज़ार कीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। अब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।